अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर अब्दुल सुफियान, आप देख रहे हैं द रियल ट्रुथ। हमने पहली वीडियो में बात की जो एक्स जो थे चीफ जस्टिस राना शमीम साहब, इनके बारे में कि उनको अदालत में आज पेश किया उन्होंने अपने आप को। पेश होने के बाद उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, कोई बात नहीं की, जबकि उनके बेटे ने जो है वो एक इंटरव्यू दिया और उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मैंने अपने वालिद साहब का जो है ना वकील नहीं होना पसंद किया। उसकी वजह यह है कि कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब आप अपने बाप का केस लड़े होते हैं, तो आप जज्बाती हो जाते हैं, जिस वजह से हमने एक अच्छा रास्ता निकाला कि उन्होंने एक अलहदा से अपना वकील किया। उन्होंने जो वकील किया वो बड़ा तगड़ा वकील है, वो अपने बार काउंसिल के हेड हैं। तो साथ में ही हम बताते चलें कि राना शमीम साहब जो हैं, इन्होंने अपने बयाना हल्फी के बारे में जो कहा था वो हमने पिछली वीडियो में बताया था। और साथ में ही जब इनसे पूछा गया, जब ये वो छोड़ के आ चुके थे, इनके प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, लेकिन लोग कमरे से बाहर निकल के बात कर रहे थे, ये कह रहे थे कि मैंने तो ये सारा कुछ जो है सारा कुछ ठीक किया, मैंने लीगल किया, मैंने तो अपना बयान हल्फी बड़े आराम से जमा करवाया। लेकिन हालांकि तो ये अंदर जो थे, ये इनसे पूछा गया अटॉर्नी जनरल साहब से कि भाई आपने जो अपना बयान हल्फी जमा कराया, क्या आपने उसको पढ़ा? उधर इन्होंने कहा कि नहीं, वो मेरे वकील ने पढ़ा। बहरहाल ये केस जो है ये ज़्यादा ख़राब हो गया। ये क्यों ख़राब हुआ है कि जो है ना, राना शमीम साहब का जो बयान है वो जियो ने ये जो चीज़ें पब्लिश की हैं, जंग ग्रुप ने वो जो पब्लिश की, इन दोनों का आपस में तज़ाद आ गया है। अब तज़ाद आने की वजह से या तो राना शमीम साहब झूठ बोल रहे हैं, या फिर जो है वो जियो वाले झूठ बोल रहे हैं। क्योंकि अगर तो राना शमीम साहब ने इनको क्लियर किया और कहा कि आप मेरा बयान हल्फी छाप दो, फिर तो बात ठीक है, अगर उनके पास प्रूफ है तो वो अदालत के सामने लेके आए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है तो जियो या जंग जो है ये फिर झूठ बोल रहे हैं। अब दोनों में से एक बंदा झूठ बोल रहा है, पता चलेगा ये मजीद जब नेक्स्ट पेशी हो। जो नेक्स्ट पेशी होगी वो मोर प्रोबेबली वो 10 या 12 के बाद ही होगी, क्योंकि इससे पहले जो है राना शमीम साहब जो है इनकी कोई मैरिजेज हैं, इन्होंने काम वगैरह जाना था, जिस वजह से इस केस के ऊपर मजीद पेशरफ नहीं हो सकती है। हम पहले भी बता सकते हैं कि आसमा जंगीर साहब की जो डेथ के ऊपर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बड़ी रैली निकाली गई। मैं तो रैली बोलूँगा, पार्टी बोलूँगा, क्योंकि अगर वो आपने कोई उसके बारे में करना होता तो आप फातिहा पढ़ते, आप जाके कोई कुरान खानी करवाते। ये ऐसा तो नहीं है कि आप डिफरेंट लोगों को बुलाते और बुला के तो आप रोला ढालते। उसके ऊपर इमरान खान साहब का बयान जो हम पहले ही बता चुके हैं। उसके बारे में भी यार जो है वो पाकिस्तान में दर्ज कराने की कोशिश की गई है। अभी जब तक इत्तलात आ रही है, अभी वो FIR दर्ज नहीं हो पाई। अगर हो जाती है तो हम आपको मजीद जो है उसके बारे में डिटेल बताएंगे कि इस तरह के लोगों को जो कि मीडिया पे बैन है, उनको क्यों ला के तो उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई जाती है और वो अदारों को कोसते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है हामिद मीर साहब है। अब बात करते हैं यूएस और चाइना की। यूएस और चाइना का जो वारफेयर है ये बढ़ता ही तजर्बा किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल वो मिसाइल होता है जो स्पीड लाइट से 5 गुना ज्यादा सफर कर सकता है। यही है हाजिक कैंड्रल, जो कि पेंटागन में अपने ऑफिस में बैठे हुए थे। जब उनसे पूछा गया कि क्या यूएस ने ऐसा तजर्बा किया, उन्होंने दुबे लफ्ज़ों में कहा कि हाँ, हमने किया। ये जो न्यूज़ ब्रेक की है वो TRT, जो कि नेशनल चैनल है तुर्की का, क्योंकि चाइना ने 2 दफ़ा हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा किया बकौल यूएस के। अब यूएस ने भी एक हाइपरसोनिक मिसाइल का तजर्बा। यूएस कहता है कि हमने जो है ईरान में जंग लड़ी, उसके बाद हमने मिस्र में जंग लड़ी, जिस वजह से हमारे जो पास इतना पैसा नहीं था कि हम आर्म्ड में या हथियारों के ऊपर पैसा लगा सकते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है, यूएस ने भी बहुत ज़्यादा पैसा लगाया एंड दे डिड देयर बेस्ट व्हाटएवर दे कुड। यूएस ने साथ में ही एक और बात है, यूएस ने कहा है कि चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बड़ी तंगियां की हैं और इसके ट्रेड जो इनके आपस में ट्रेड वार है वो बहुत ज़्यादा पीक पे है। चाइना ने जो है ऑस्ट्रेलिया को गिराने की बड़ी कोशिश की, लेकिन हमने जो है चाइना को बताने के लिए या फिर ऑस्ट्रेलिया की सपोर्ट करने के लिए हमने उनका बहुत ज़्यादा साथ दिया, जिस वजह से ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक स्टेबल है। आपको याद रहे कि चाइना और ऑस्ट्रेलिया के जो ताल्लुकात हैं उनको बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। अब बात करते हैं, यूके ने एक नया लॉ पास किया है, जो प्रीति पटेल बिल जो है वो लेके हैं, नेशनैलिटी एंड बॉर्डर बिल्स। इस बिल का मकसद क्या है कि इसमें कुछ शिक्कें ऐसी ऐड की गई हैं कि जो लोग बाहर से इमिग्रेशन करके आए हैं, उन्होंने आके यहाँ की नेशनैलिटी यूके की लिया, उन्हें उनसे पूछे बगैर ही या कोई उनके ऊपर केस हुए बगैर ही उनकी जो नेशनैलिटी है वो वापस ली जा सकती है। हालांकि अगर ऐसा है तो प्रीति पटेल साहब की भी इसी तरह से ली जा सकती है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। और इसके कुछ जड़े ये कह रहे हैं, यूके में हमारे कुछ दोस्त भी हैं, मैं उनसे मजीद इसके बारे में कन्फर्म करूँगा और इंशाल्लाह आपके सामने डिटेल्स लेके आऊँगा कि इसकी एग्जैक्ट बेस क्या थी। लेकिन जो ये रिपोर्ट चल रही है साथ साथ, इसमें ये कहा गया है कि ये जो बिल लाया गया है इसमें मुसलमानों को टारगेट किया जाएगा, इसमें मुसलमानों की डिस्क्रिमिनेशन की जाएगी, या फिर सुप्रीमेसिस्ट जो कि वाइट हैं, गोरे, उनको रखा जाएगा, बाकी जो इनके नेटिव्स को रखा जाएगा, बाकी सबको निकाल दिया जाएगा। ये इस बिल का हिस्सा है।
और यूके में भी, दुनिया में ऐसा ही हो रहा है कि आप अपने लोगों को रखते हैं, बाकियों को निकाल देते हैं। चाइना में बिल्कुल ऐसा है, बाकियों में भी ऐसा ही है, तो इसकी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन वो लोग जो मूव कर रहे हैं, इमिग्रेशन ले रहे हैं, धड़ा यूके की तरफ मूव कर रहे हैं, उनके लिए एक वार्निंग है कि अगर आप वहाँ जाते हैं कभी भी और जब चाहे वो आपकी नेशनलिटी वहाँ वापस ले सकते हैं। और जब आप जितने मर्जी सेट हो, जब आपको बोल दिया जाए, और इस बिल में जब ये लिखा हुआ है कि आपको पूछा नहीं जाएगा, नहीं कि आपका केस हो या आपको गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो। कनाडा में एक फ्लड आया है और जो कि बहुत ज़्यादा बड़े एरिया पे फैला हुआ है। जैसे कि आपको पता है, ये चाइना से शुरू हुआ, फिर इंडिया गया, इंडिया में भी चेन्नई में भी फ्लड है, तो अब ये कनाडा की तरफ मूव कर गया। गार्डियन ने एक रिपोर्ट दी है, उन्होंने कहा कि जो ओमिक्रॉन का पहला केस है वो साउथ अफ्रीका में नहीं निकला। एवं लोगों ने उठ के साउथ अफ्रीका पे सफरी पाबंदियां लगा दी हैं। पहला केस जो है वो डच यानी कि यूरोप में निकला है, डच में 10 दिन पहले यानी कि साउथ अफ्रीका से पहले। और साउथ अफ्रीका के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने इसको बड़ा क्रिटिसाइज किया कि हम पे एवं पाबंदियां लगा दी गई हैं, हमें पूछा भी नहीं गया। हमेशा ऐसा होता है कि जब भी कोई मसला होता है तो यूरोप वाले उठ के जो है ना वो कोई कंट्री ढूंढते हैं, उसके ऊपर लाइक ये चीज़ थोप दी जाती है। इंडिया वज़ीर सेहत ने कहा कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन का अभी तक कोई केस नहीं निकला। जो एक बंदा आया था उसको उन्होंने टेस्ट किया, उसको ये डेल्टा था, वो ओमिक्रॉन नहीं था। तो अभी जो साउथ अफ्रीका के ऊपर उसी तरह से ट्रैवल बैन लगा हुआ है और उनको उसी तरह से लाइक पाबंदियां बेचारे झेल रहे हैं। अब चलते चलते आपको एक लास्ट बात बता देना है कि ग्लोबल एयरलाइंस जो हैं इस ओमिक्रॉन की वजह से बड़ी सफ़र कर रही हैं। एयरलाइन जो जहाज़ उड़ाते कंपनियां होती हैं, ये क्यों इतना सफ़र कर रही हैं? लोगों ने पहले ही क्रिसमस की वजह से टिकटें खरीदी हुई हैं। क्रिसमस होती है 25 दिसंबर को आती है, ये एक ईसाइयों का बहुत बड़ा त्यौहार है, जिस तरह मुसलमानों का ईद का त्यौहार होता है। तो इस वजह से लोगों ने बहुत ज़्यादा टिकटें खरीदी हुई थी ट्रैवल करने के लिए कि हम अपने घर वापस जाएंगे। जैसे ही लोगों को पता चला कि ओमिक्रॉन के केस निकल आए हैं, तो उसी वजह से लाइक जो ग्लोबल एयरलाइंस हैं ये बहुत सफ़र कर रही हैं, ये बहुत लॉस में जाएंगे। हो सकता है कोई एयरलाइंस बंद भी हो जाए। एक रिपोर्ट है जो आपके साथ चल रही है, इसमें इससे बड़ी अच्छी डिटेल के साथ बताया गया है कि अगर तो ये ओमिक्रॉन का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा और लोग अमूमी तौर पर ऐसा आता है कि लोगों ने पहले से टिकटें खरीदी होती हैं, तो अगर जैसा कि मैंने पाकिस्तान से यहाँ पे आना है, मैंने टिकट खरीद लिया कि मैं जनवरी में जाऊँगा और दिसंबर के एंड पे अगर कोई वायरस निकल आता है तो मेरी टिकट तो गई और वो लाइक मैं या तो पैसे वापस लूँगा या वो इस तरह से वो एयरलाइन सफ़र करेगी या फिर मैं सफ़र करूँगा। तो इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ बातें थी जो रहती थी, तो मैंने कहा कि नेक्स्ट वीडियो की जाए जिसमें आपको बताया जाए। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि दुनिया की जो है ब्रीफ चीज़ें आपके सामने लाई जाएँ, अच्छी रीजंस के साथ लाई जाए, ना कि लाइक लंबी स्टोरी खुद से बना के अपना तजिया भी इसमें डाल दिया।